स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बोर मॉडल ऑफ एटम को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है बोर? तो देखो, बेसिकली हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जो बोर ने जब अपना मॉडल ऑफ एटम रिप्रेजेंट किया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे एटम का, तो उसने पूरे अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। तो आइए देखते हैं बोर जो है वो क्या क्या चीजें बताता है हमें एटम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। बोर ने जब अपने एटम के मॉडल के बारे में बताया तो उसने कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे हमें, तो एक एक करके हम उन पोस्टुलेट्स को देखेंगे। तो जो सबसे पहला इसका पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? देखो, पोस्टुलेट नंबर 1, पहला पोस्टुलेट बोर का बोलता है, ये बात वैसे रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी, पर कंप्लीटली बोर भी अपना मॉडल बताएगा कि किस तरीके से है। तो उसने भी ये वही सेम बात बोली जो रदरफोर्ड ने बोली थी। बोर ने बोला, कहता है कि जो एटम है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि उस एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे उस न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? इन द सेंटर ऑफ एटम ऑल द प्रोटॉन्स and neutrons are present। ठीक है, तो ये तो था इसका पहला पोस्टुलेट, जिसमें बोला इसने कि सारे के सारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो दूसरे पोस्टुलेट के बारे में अगर बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या कहता है? देखिए, ये बात भी रदरफोर्ड ने हमें बता दी थी, बोर फिर से वही बात बोलता है। पहली चीज तो ये कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जो दूसरा पोस्टुलेट है इसका, वो दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है? वो कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व जो करेगा उसका जो रिवॉल्व करने का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, दूसरे पोस्टुलेट में इसने क्या बात बोली? देखो, इसने बोला पहले पोस्टुलेट में कि सेंटर में तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे पोस्टुलेट में बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, और वो रोटेट करने का जो उसका पाथ है वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और तीसरी चीज एक और इसने उसमें बोली, कहता है कि यहां पर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्या बोली? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वही इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहां पर इसने तीन बातें बता दी हमारे सेकंड पोस्टुलेट के अंदर। पहली तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेगा, दूसरी बात ये जो रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में करेगा, और तीसरी बात ये कि रोटेट करने का जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इक्वल होगी इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स पाथ में उसी पाथ पर बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या बोला इसने? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular path in the same way as the planets revolve around the sun।
ठीक है, एक तो ये बात बोल दी, और दूसरी जो है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक ही बात बोली इसने अपने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर। तो ये हो जाते हैं इसके बोर के दो पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बात करें, जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, देखिए देखो पोस्टुलेट नंबर थर्ड में उसने क्या बात बोली, उसने ये बोला कि जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। उसी पाथ पर ही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम जो है वो, एंगुलर मोमेंटम को किससे हम डिनोट करते हैं, mv/r से। ठीक है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। उसी पाथ पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट इसका क्या बोलता है, तीसरा पोस्टुलेट ये बोलेगा द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दैट पाथ which has angular momentum equal to the h/2 pi और मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है, या तो h/2 पाई होना चाहिए या फिर इसी का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई हो, वेयर n इज अ इंटीजर दैट इज 1 2 3 4, इस तरीके से। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वहीं पर ही आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उस पाथ पर घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि मान लो इस पाथ पर घूम रहा है, यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का मल्टीपल होगा, तभी वो यहाँ पर रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी थर्ड पोस्टुलेट। और नेक्स्ट पोस्टुलेट, अगर फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में बात करें तो फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला बोर ने, देखिए ये जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट था यही इसकी सक्सेस थी बोहर मॉडल की। फोर्थ पोस्टुलेट में इसने क्या बात बोली, बोलते हैं कि जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी जो घूमने की एनर्जी होती है, उस पाथ की जो एनर्जी है वो स्टेशनरी होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर घूम रहा है तो इस पाथ पर अगर वो घूमता रहेगा तो घूमने के दौरान, यहां पर घूमने के दौरान ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। मतलब कि एक जगह बना दी कि अगर सिर्फ इसी पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी सक्सेस थी बोर की। रदरफोर्ड इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ने जब ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसे ही मैक्सवेल की थ्योरी आई उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है। बट बोर ने क्या कहती है, कहता है कि जिस पाथ पर वो घूमेगा वहां पर घूमने की जो उसकी एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पर ही रिवॉल्व कर सकता है जहां पर उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इस तरीके के जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको कि जहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पाथ पर, उसे हम पहली बार क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। और उसमें जो एनर्जी है उसकी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। एंड दोज ऑर्बिट्स
आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोर का। उसने क्या बोला कि जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा वहां घूमने के दौरान ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चौथा पोस्टुलेट हो जाता है इसका। नेक्स्ट इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, ये सब उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 5 के बारे में अगर बात करें तो देखो ये वही सिंपल सी बात जैसे फोर्थ में हमने बोली उसी से रिलेटेड है। क्या बोलता है कि जो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा वहां पर उसकी घूमने की जो एनर्जी होगी वो ना तो गेन करेगा, अगर उसी पाथ पर घूमता रहेगा तो ना तो गेन करेगा ना ही लूज करेगा। तो जो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स हैं उन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज जो है जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसका पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये इसका चौथा ऑर्बिट। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं आपके पास। ठीक है, और पोस्टुलेट नंबर 5 क्या बोलता है, कहते हैं कि जिस भी पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां पर घूमने की जो आपकी एनर्जी है वो ना तो गेन करेगा ना ही लूज करेगा। और इस पाथ, इसमें क्या बोला इसने कि जो ये पाथ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है घूमते हुए, इन्हीं ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, और उन एनर्जी लेवल में जो पहला यहां पर ऑर्बिट नजर आ रहा है इसको हम एनर्जी लेवल 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 5 6 7 8 इस तरीके से। या फिर इसको आप पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, अगले को O, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या बोला इसने कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं और उन्हें एक एक नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 या KL MN O P इस तरीके से। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 5 क्या बोला, कहता है कि द स्टेशनरी ऑर्बिट्स are also known as energy levels and can be denoted by 1 2 3 4 और KLMNO। ठीक है, कैपिटल KLMNO, इससे भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में अगर बात करें, पोस्टुलेट नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए देखिए लास्ट ऑर्बिट, लास्ट पोस्टुलेट जो है वो क्या बोलता है, कहता है कि देखो अभी हमने ये बात तो देख ली कि एक एनर्जी लेवल के अंदर अगर जब तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही लूज करेगा। तो पोस्टुलेट नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि अभी मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर घूमने की तो इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, इसीलिए इसको हमने एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। अब अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से जंप करके इस थर्ड ऑर्बिट के अंदर यहां पर चला जाता है, ठीक है, अब देखो यहां पर घूमने की एनर्जी अलग है, जैसे इससे दूर जाएगा वहां पर एनर्जी अलग होगी। ठीक है, तो इसने एक चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन जहां पर यूजुअली प्रेजेंट होता है इस स्टेट को पहली बात हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट के अंदर, नॉर्मल स्टेट के अंदर जहां पर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस जगह को छोड़कर, इस
ऑर्बिट को छोड़कर अगर वो किसी और ऑर्बिट में चला जाता है, तो जिस भी ऑर्बिट में जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट से जंप करके थर्ड में आ गया, तो अपनी जगह अगर छोड़ करके कहीं और चला जाता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट से जंप करके अगर वो सेकंड में जा रहा है तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, और अगर फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है तो ये इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। इसको बड़ा ध्यान रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे। तो अगर मान लो आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पहली ऑर्बिट के अंदर ही प्रेजेंट होगा। आपको बोल दे कि वो जंप करके जो है फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, या आपको बोले कि वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसने मतलब कि फर्स्ट से जंप कर दिया किसी और में और आपको बोल रहा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होगा कि फर्स्ट के अंदर तो था ही, सेकंड में जाएगा तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकंड नहीं। ठीक है, थर्ड में जाएगा तो इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, और फोर्थ में जाएगा तो ये इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है तो पहली से दूसरी में जाएगा तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला इसने, कहता है कि जो पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है इसकी एनर्जी अलग है, सेकंड जो है इसकी अलग है, थर्ड की अलग है, फोर्थ की अलग है, इन सबकी जो एनर्जी है वो अलग अलग है। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से जंप करके दूसरे यानी कि हायर लेवल में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो वो सिर्फ तभी जा सकता है जब वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करे। बात समझ में आ रही है कि अगर फर्स्ट से थर्ड में चला गया तो ये सिर्फ कब जा सकता है, जब आप इसको कोई एनर्जी दोगे। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, फर्स्ट ऑर्बिट से लेट से जंप करके वो थर्ड ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में कहीं पर भी जा रहा है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप इसको कोई एनर्जी दोगे। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी फर्स्ट से थर्ड में जा सकते हैं। एक बात, और दूसरी बात, अगर मान लो ये एक्साइट होकर के तो चला गया थर्ड में, ठीक है, अब यहां थर्ड में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, अब अगर ये यहां से वापिस आता है फर्स्ट अपने ऑर्बिट के अंदर, यानी कि ये तो होगी अब इसकी एक्साइटेड स्टेट, अब इस स्टेट से अगर वो वापिस आता है अपनी जगह पर जहां पर वो पहले प्रेजेंट था, तो यहां पर जब आएगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करता है, यहां पर एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर लोअर एनर्जी लेवल का मतलब ये जो अंदर वाला है 1 2 3, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी कि या फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है या सेकंड से थर्ड में जा रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके जा रहा है किसमें, हायर एनर्जी लेवल में, तो ये यहां पर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अगर उल्टा हो रहा है इसका, हायर एनर्जी लेवल से वापिस आ रहा है किसमें, लोअर एनर्जी लेवल में, तो यहां पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका जो पोस्टुलेट नंबर 6 है वो यही बोलता है, क्या बात बोली पोस्टुलेट 6 में, कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम lower energy level to higher energy level, this
possible only if it absorb some amount of energy, or and when it jumps back from higher energy level, HCl को समझ लेना, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, it will release the energy। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई कि क्या बोला सिक्स पोस्टुलेट में कि अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करके आएगा। ठीक है, तो ये थे बोहर के सारे पोस्टुलेट्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली इस बोहर के पोस्टुलेट्स की एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या चीजें हम इसके पोस्टुलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ आपको मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट की रेडियस निकाल पाओगे, उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वेलोसिटी निकाल पाओगे, उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल पाओगे। तो ये सारी चीजें आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। उसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हैं। तो देखो, वैसे तो जो ये कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं उसकी रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी के लिए या एनर्जी के लिए, इन सभी की एक प्रॉपर डेरिवेशन है, तो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत हमें नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि इस पे आपसे कोई डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, आपको ये नहीं पूछने वाला कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, बस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है कि रेडियस निकालो पहली ऑर्बिट की, दूसरी ऑर्बिट की, या फिर आपको ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सेकंड ऑर्बिट के अंदर, उसके रिवॉल्व करने की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए या एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेशन ही आती है, तो इसीलिए हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। तो क्या है फॉर्मूला, और पहले एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है बोर की इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो देखिए, सबसे पहले जो रेडियस है ऑर्बिट की वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या होता है, रेडियस निकालनी है आपको, रेडियस विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर सबसे पहली चीज ये n और z क्या चीज है। सबसे पहले तो n की अगर बात करें तो n है कि कौन से ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड में है तो सेकंड हो जाएगी, थर्ड में है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो n क्या है, इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मतलब कि अगर आपको बोले हाइड्रोजन है आपके पास, मान लो हाइड्रोजन के आपको बोल रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताइए, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपको बोल दे कि हाइड्रोजन जो है, यहां पर इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना कि n की वैल्यू कई बार आपको कंफ्यूज करती है। कैसे, अगर तो आपको सीधा बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको 1 2 3 ही पुट करना है। बट कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या चीज बोल दी जाती है, आपको बोलता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन
नॉर्मली जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होता है। आपको क्या बोल दिया कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी रेडियस बताओ, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, वहां पर आप क्या करोगे, गलती कई बार बच्चे करते हैं कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है तो एन को सीधा 3 पुट कर देते हैं। तो इस बात को याद रखना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, ठीक है। इसकी ये जो सेकंड ऑर्बिट होगा ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। इसका जो ये थर्ड ऑर्बिट होगा ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, और इसके बाद जो अगला ऑर्बिट आएगा ये होगी इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए ऑर्बिट कौन सा हो गया, ये फोर्थ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर एक्साइटेड स्टेट देख करके कंफ्यूज करे तो वहां पर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालना और देखना कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप अपनी रेडियस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंगस्ट्रॉम जो यूनिट्स है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था। एंगस्ट्रॉम क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 रेज़ टू द पावर -8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अगर यहां पर Z की बात करें तो Z क्या होता है, Z आपको मालूम ही है, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस रेडियस पे अगर हम कोई क्वेश्चन करें, देखिए यहां पर कोई क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपको बोल दिया कहीं पर क्वेश्चन दे दिया जी, कैलकुलेट द रेडियस of first and second orbit of hydrogen, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक एन और एक जेड। एन यानी कि कौन से ऑर्बिट में, अगर इस फर्स्ट के लिए पहले मैं निकालूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जेड एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पहले इसकी रेडियस निकाले, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर बाय जेड, ये भी क्या है 1 है, तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की। और अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो सेकंड ऑर्बिट के लिए कैसे निकालोगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन जो है वो क्या हो जाएगा 2, बट जेड तो एटॉमिक नंबर है वो तो फिक्स ही रहेगा 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर आर में निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एन क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जेड क्या है 1 है, ठीक है। तो 0.529 इंटू 4 कर दोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, जो कि आपके पास आता है 2.116 एंगस्ट्रॉम, 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका रेडियस हो जाता है हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो अपने फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की। और अगर इसी पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, तो उसको देख लेंगे एक बार, तो इसको नोट कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन जो आप यहां पर लिखूंगा उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन and first excited state of
ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+ यानी कि लिथियम 2+। ठीक है, तो इसकी आपको क्या करना है, रेडियस रेशो निकालनी है। रेडियस रेशो का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ लिथियम 2+, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए निकालूं तो सबसे पहली चीज हाइड्रोजन के लिए आपको दो चीजें चाहिए दोनों के लिए, N और Z। अगर हाइड्रोजन के लिए मैं Z की बात करूं तो हाइड्रोजन का Z क्या होता है 1, और लिथियम के लिए अगर Z की बात करें तो लिथियम के लिए Z क्या होता है, बोलो, राइट, 3। ठीक है, और अगर N की बात करें, यहां पर N वही मैं आपको कह रहा था कई बार कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड लिखा है यहां पर, तो N को 2 पुट मत कर देना। यहां पर आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली यहां पर प्रेजेंट है, तो एक्साइट होकर के यहां पर जा रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट जो होती है हाइड्रोजन की वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और यहां से जंप करके जब यहां पर पहुंच जाएगा तो ये होगी इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जो N है वो क्या है, 3 है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन N विल बी इक्वल टू 3। और लिथियम की बात करें, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, लिथियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है पहले ऑर्बिट में, यहां से जंप करके अगर सेकंड में जा रहा है, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसकी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें निकालना है, इसकी रेशियो निकालनी है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव ये करेंगे। तो रेडियस फॉर हाइड्रोजन अगर निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, 0.529 इंटू फॉर्मूला क्या था, देखो n²/z। n क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बाय z क्या है 1। और लिथियम की बात करें तो 0.529 इंटू n²। लिथियम के लिए n क्या है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, बाय में z क्या है इसका 3। ठीक है, बात समझ में आई है। अब ये 0.529 से 0.529 तो हो जाएगा कैंसिल, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9/1, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, और इसको रिवर्स कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 3/4, 9 3 27/4 एंगस्ट्रॉम। ये होगी इसकी रेडियस रेशो, या फिर इसको आप 27:1 से 27:4 से। तो आंसर क्या हो गया इसका, R रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेशियो रेडियस ऑफ लिथियम 2+ विल बी इक्वल टू 27:4। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस रेशो। तो कुछ इस तरीके से आप जो है रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो मेन बात यहाँ पर जो समझने वाली थी वो यही थी कि जब आपको एक्साइटेड स्टेट कह करके कंफ्यूज करे तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस थोड़ी सी यहाँ पर आपको ये देखना है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ऑर्बिट क्या हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ऑर्बिट क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पहली एप्लीकेशन इसकी क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।